गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया मुझे सिंधु घाटी के बारे में आज लेक्चर देने के लिए। तो मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में लेक्चर दूंगा और इस लेक्चर को आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिन लोगों ने नोटबुक अपनी खोल के रखी है वो उस नोटबुक के द्वारा उस पे पॉइंट नोट करेंगे, स्वयं से नोट्स बनाएंगे ताकि भविष्य में उन्हें कोई असुविधा ना हो और उनका एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चलने लगे। ठीक है, तो अब मैं उसी दिशा में आपके बात करने के लिए रेडी हूँ। तो लीजिए हम बिना देर किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि सभी लोग जितने लोग कनेक्टेड हैं हमारे साथ वो एक बार लिखें यस मैसेज बॉक्स में, तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग कनेक्टेड हैं। अच्छा, अभी अभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ओके ओके, एनीवे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की भारतीय कला एक चमत्कारिक अध्याय है। यद्यपि सिंधु घाटी का कला का जन्म स्थान भारत ही माना जाता है, इसलिए यह सर्वथा स्वदेशी कला है। वैश्विक दृष्टिकोण से यहाँ से ज्ञात होता है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी पूरे विश्व के निवासियों और व्यापारिक संस्कृति के संपर्क में हुआ करते थे। आप अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो मैं जो कह रहा था और उस पे बात करते हैं। सॉरी, थोड़ी टेक्निकली कुछ डिस्टर्ब हो गई थी ये चीज़ें। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क थे वो बेबीलोनिया, मिस्र आदि सभी स्थानों से थे। उस समय की तमाम अच्छी सभ्यताओं से उनका थे। इतिहासकार और विद्वान सभी इस मामले में एकमत हैं कि दजला नदियों के किनारे की जो सभ्यता हो, बेबीलोनिया आदि की जो सभ्यता है, मिस्र की जो सभ्यता है, उन सब के समकक्ष सिंधु घाटी सभ्यता में भी एक संपूर्ण मतलब कह सकते हैं कि पूरा जीव मनुष्य का जो जीवन है वो बहुत व्यवस्थित और समुन्नत चल रही थी, जो सभी सभ्यताओं के समकक्ष थी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की जो बर्तन और जो भी अवशेष हमें प्राप्त होते हैं वो अवशेष बताते हैं कि वो 10,000 से अधिक अवधियों की वो साक्ष्य हैं। यद्यपि नए शोध जो आए हैं अभी, पिछले वर्ष ही एक शोध प्रकाशित हुआ था, इसका विवरण मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो वो शोध बताता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 30,000 वर्ष और पुरानी हो गई है। लेकिन जो साक्ष्य हैं, जो कालावधि है, कालावधि के विषय में श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भी स्पष्ट रूप से बताया है कि यह 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व की सभ्यता है। यद्यपि संपूर्णता में जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है, जितना जो भारत के नक्शे पे आप देखते हैं, एक क्वार्टर पूरा ऊपर कश्मीर की से लेकर के पूरा पश्चिमी पंजाब के हिस्से तक का ये चौथाई हिस्सा है भारत के नक्शे से। जो पश्चिमी पंजाब पेशावर का जो हिस्सा है वहाँ तक के हिस्से ये पूरी तरह जो है सिंधु घाटी क्षेत्र माना जाता है। रावी नदी के तट से शुरू होकर के आते हुए सिंधु नदी घाटी तक में। अब इसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो सभी लोग जानते हैं, प्रमुख है। इसके अलावा और भी अनेक स्थल हैं जिनके विषय में भी हम जानकारी देंगे। इस भारतीय सभ्यता को क्रीट, एजियन सागर, पश्चिमी एशिया माइनर, मेसोपोटामिया और ईरान आदि की प्राचीन श्रेणियों में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हुआ है। जो शोध हुए हैं मैंने पहले भी बताया, 1500 ईस्वी पूर्व का मानते हैं इसका कालखंड।
ये सभी पुस्तक में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। जैसे अविनाश बहादुर वर्मा की पुस्तक में जो 2700 से 1700 ईस्वी लिखा हुआ है, तो आप वासुदेव शरण अग्रवाल की पुस्तक यदि उठा करके देखेंगे तो उसमें शुरू में ही जो हड़प्पा का सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल लिखा हुआ है, उसमें 2500 से 2800 से 1800 ईस्वी पूर्व लिखा हुआ, सॉरी। तो ये संपूर्ण अवधि प्रत्येक क्षेत्र की अलग अलग अवधियों के विस्तार को विश्लेषित करते हुए है। संपूर्णता में उन्होंने तर्क दिया है कि 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व इसको वास्तविक डेट अनुसार डेट इसका माना जाए, और विद्यार्थीगण प्राय हम लोग सभी उसी डेट को मानते हैं। अब जो इसके आगे विद्यार्थी उस पुस्तक का संदर्भ लेकर अध्ययन भी कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि वहाँ के जीवन और कला तथा धार्मिक विश्वासों में बहुत गहरा संबंध है, गहरी एकता है। मोहनजोदड़ो के नगर से खुदाई पर वहाँ एक के ऊपर एक जमी हुई 9 परतों की तह प्राप्त हुई है, जिनकी समय अवधि लगभग 10,000 साल की है। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता से ज्ञात होता है कि यह न केवल हजारों वर्षों तक इसने अपने अस्तित्व और स्वरूप को बनाए हुए सुरक्षित रखा, बल्कि आने वाले समय के लिए भी अपना अमिट प्रभाव बनाए रखा है। सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरातत्वविद जॉर्ज कैनिंगम ने 1878 ईस्वी में हड़प्पा टीले का पता लगाया था, और 1921 ईस्वी में जब दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में खुदाई करवाई, तब उसका वास्तविक स्वरूप प्रकाश में आया। दयाराम साहनी जी के बाद श्री माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में कई वर्षों तक उत्खनन कार्य कराया, जिससे यहाँ के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त हुई। सन 1946 ईस्वी में सर मार्टिमर व्हीलर एक अंग्रेज विद्वान थे। इन्होंने वहाँ पे पुनः खुदाई का कार्य शुरू कराया, जिसमें पुरातात्विक महत्व की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई। हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग रक्षा, प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे तथा अन्नागार, स्नानागार प्रमुख हैं। हड़प्पा संस्कृति अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अंतर्गत साहिवाल जिले में स्थित है, और मोहनजोदड़ो नामक स्थान सिंध प्रांत के लरकाना जिले में कराची से लगभग 460 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर स्थित है। इस स्थल की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी, और सिंधु घाटी की ताम्र प्रस्तर युगीन सभ्यता का अस्तित्व भी उसी समय प्रकाश में आया था। आप समझ रहे हैं, जब राखाल दास बनर्जी जी ने वहां पर खुदाई कार्य किया, तो वहां पर ताम्र पाषाण युग की सभ्यता के परिचय को देने के लिए बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, जो बताए कि यह सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता के समकक्ष जाकर के भी ठहरती है। वहां के भी साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। जिस प्रकार माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा में खुदाई करवाई थी, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो में सर जॉन मार्शल ने उत्खनन करवाया था। इन दोनों विद्वानों के पुष्कल प्रयत्नों से दोनों नगरों और कई उपनगरों की समृद्धि का पता चलता है। अन्य स्थान जो कौन कौन है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। पंजाब क्षेत्र के रोपड़, सिंध क्षेत्र में सुतकांगाडोर, सिंध क्षेत्र में ये पड़ता है सुतकांगाडोर, बालाकोट, आलादीनो, कोट दीजी, देसालपुर, कंतासी, रोजदी, ये सब स्थान है। वहीं गुजरात क्षेत्र में लोथल और कालीबंगा है। ये मिल करके संपूर्णता में सिंधु नदी घाट को प्रदर्शित करते हैं। इसका विकसित स्वरूप हमें यहाँ की कला से ही देखने को मिलता है। यह ज्ञात होता है कि सभ्यता के दौरान लोगों ने वास्तुकला, मूर्ति कला, मृदभांड कला, नगर विन्यास कला, इन सब का महत्वपूर्ण विकास किया था, और लोगों को अच्छी जानकारी हुआ करती थी। अब जो यहाँ से प्रकट होते हैं नगर विन्यास और वास्तु संरचना, वो ये भी बताते हैं कि यह एक प्रमुख व्यापारिक स्थल भी था।
और उस समय यह एक व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित था। विश्व के कई शहरों से इसके संपर्क थे। नगर विन्यास और वास्तुकला की अब हम बात करते हैं। इन महानगरों में मुख्य राजमार्ग जो है 33 फीट चौड़ा बना है। सुरक्षा प्राचीर का अंदर का भाग इतना सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया गया है कि वैदिक परंपरा में जैसे राजभवन और नगर बनाने के निर्देश प्राप्त होते हैं, हमारे पुराणों में जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार ये भी यहाँ से भी जो नगर के भवन इत्यादि मिलते हैं उससे साक्ष्य मिलता है। संपूर्ण नगर जो था चतुष्महापथ यानी 4 बड़े रास्ते पर से कटा हुआ था। 4 बड़े रास्ते जब कटते हैं तो चारों कोनों पर भी छोटी छोटी कॉलोनियां बनती है। समकोण पर जब रास्ते कटते थे तो नगर के विभिन्न खंड हो जाते हैं। उसके बाद छोटे छोटे और मार्ग जो 12 फीट 8 फीट के भी बने। तो इन सब से छोटी छोटी अलग अलग कॉलोनी जिसको हम कहते हैं आज तक, उस समय की व्यवस्था के अनुसार बस्ती कह सकते हैं आप, बसी थी। और सारा नगर जो है पक्की ईंटों से बना हुआ मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो विश्व के इतिहास में पकी हुई ईंटों का उपयोग सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटी सभ्यता में ही मिलती है, इसलिए इसे पकी ईंटों की सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, आपको हम बता दें कि जो मुख्य मार्ग था, मुख्य मार्ग के मध्य भाग में नालियां जाती थी जिससे गंदे पानी की व्यवस्था होती थी। गंदे पानी से जल जो है वो प्रवाहित होकर के बड़े नाले में मिलता था। बड़े नाले से उसका अलग जगह पे निस्तारण होता था। तो सफाई के लिए, इन नालियों की सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर अनेक स्थान पर छोटे छोटे गड्ढे बनाकर एक चैम्बर बना दिए जाते थे और उस चैम्बर को बाद में सफाई करते थे। इससे जो पानी का प्रवाह होता था वो नहीं टूटता था और नालियां स्वच्छ रहती थी। इस विषय पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है कि हड़प्पा निवासी जितना ध्यान साफ सफाई और नगर की स्वच्छता पर रखते थे, उतना ही ध्यान अपने आप की स्वच्छता पर भी रखते थे। यह बहुत गजब की नागरिक चेतना थी। मोहनजोदड़ो से 20 स्तंभों पर स्थित एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है जिसे पर्सी ब्राउन ने एक मार्केट के रूप में इसको कहा था, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि यह सार्वजनिक भवन है और इसका उपयोग सभा भवन या राजनीतिक या धार्मिक या सार्वजनिक सभाओं के लिए प्रयोग होता था। यह भवन 85 वर्ग फीट पर निर्मित है और चारों ओर मध्य में सीढ़ियां बनी हुई है। मध्य भाग में इसके हड़प्पा के वास्तुकारों ने मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार का भी निर्माण कराया। यह जलाशय जो है वो 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है। जल कुंड के निर्माण 3 ओर से संयुक्त दीवार बनाकर किया गया और पकी हुई ईंटों से इसका निर्माण हुआ है। जमीन का तल में भी पकी हुई ईंटें बनाई गई है। और मैं एक बात बताऊं कि इसमें उतरने के लिए दोनों ओर, इस तरफ भी और इस तरफ भी, आमने सामने सीढ़ियां बनी हुई है। वेबसाइट पे आर्कियोलॉजिकल साइट के आप ढूंढेंगे हड़प्पा पे तो वहाँ पे इमेज उपलब्ध है, आप वहाँ भी इमेज देख सकते हैं। इसमें उतरने के लिए उत्तर और दक्षिण की ओर में सीढ़ियां बनाई गई है। इस विशाल स्नानागार का प्रयोजन निश्चित ही कोई संस्कार विधि या धार्मिक क्रियाकलाप रहा होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही स्थानों पर अन्न को रखने के लिए भी, यानी अनाज को रखने के लिए भी एक अन्न भंडार बनाए गए। ये अन्न भंडार जो है इतना विशाल काय, इतना बड़े स्तर पे बनाया गया कि आप देख करके दंग हो जाएंगे। और आज के आधुनिक
जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो गोडाउन होती है नगरों में, उस गोडाउन से आप उसकी तुलना कर सकते हैं। अनेक बैलगाड़ियों पर से एक साथ अनाज वहां पर उतारे जा सकते थे और उनको रखने के लिए भी एकदम शानदार व्यवस्था बनाई गई थी। 27 कोठरियां पक्की ईंटों से बड़े बड़े बनाए गए थे जिसमें वो अनाज रखे जाते थे। वायु और प्रकाश इत्यादि को जाने के लिए खिड़कियां बनाई गई। अन्न को उस कोष्ठक में रखने के लिए अनेक प्रकार से व्यवस्थित करके ऊपर के सतह पे एक गवाक्ष खिड़कियां बनाई गई थी जिससे अनाज को अंदर डाला जाता था। यह अन्न भरने की बड़ी सुंदर व्यवस्था हुआ करती थी जो वास्तुकला का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर विन्यास और शैली और निर्माण शैली अद्भुत है। राजप्रसाद यानी महान कोषागार, अन्नागार, दुर्ग आदि का निर्माण भी वास्तुकला के तकनीकी गुणों के समावेश को बताता है। 2 मंजिल के भवन यहाँ थे। 2 मंजिल भवन में जब एक तल नीचे और एक तल ऊपर में लोग रहेंगे तो निश्चित है कि उनके वॉशरूम की व्यवस्था भी वहाँ बनी हुई थी। जो स्नान घरों में थे उससे पानी निकलने के लिए जो नालियां बनाई गई है, गोलाकार ईंटों में को आपस में जोड़ करके पाइप की तरह दोनों तरफ से बना करके ऐसे लंबा ऊपर से नीचे बनाया गया, सुंदर व्यवस्थित तरीके से, और इससे पानी बहुत आराम से मुख्य नाली में मिल जाता था। अब बात करते हैं हम यहाँ के मूर्ति कला के संदर्भ में। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मूर्ति शिल्प का सम्यक विकास हुआ। पत्थर की और धातु की मूर्तियां यहाँ सीमित मात्रा में मिलती है, किंतु टेराकोटा और मृण्मय मिट्टी की मूर्तियां अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। पाषाण मूर्तियां में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा, जिसे साधु की प्रतिमा भी कहते हैं, है ना। यह आवक्ष प्रतिमा है, यानी धड़ तक बनाई हुई है। यह मूर्ति सेलखड़ी पत्थर यानी चूना पत्थर से निर्मित है। कुछ लोग इसे स्टेको में भी कहते हैं, बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 6.9 इंच यानी 17.5 सेंटीमीटर, बस इतना बड़ा होगा। इस साधु की प्रतिमा में मूंछ नहीं बनाई गई है, किंतु दाढ़ी को विशेष प्रकार, जैसे कंघी से स्कल्पचर में काटते हैं उस प्रकार दाढ़ी को विशेष प्रकार से बनाया गया है, संवारा गया है। योगी के बाल या केस पीछे की ओर एक फीता या रिबन से बांधे हुए हैं। मस्तक पर गोल अलंकरण है। बाएं कंधे को ढकते हुए त्रिफुलिया वस्त्र धारण किए हुए, त्रिफुलिया डिजाइन बना हुआ है। योगी के नेत्र जो हैं, आंख, ध्यान मुद्रा में अर्ध निमिलित बनाए गए हैं, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि ध्यान करने के लिए आंखें नासाग्र होनी चाहिए, यानी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए होनी चाहिए, और इस नासाग्र होने से क्या होता है कि आपका ध्यान केंद्रित होता है। और ऐसी मुद्रा में सिंधु घाटी सभ्यता की ये साधु की प्रतिमा बनाई गई है, यानी आधी आंखें आधी बंद है, जो अध्यात्म की ओर इंगित करती है। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे पाषाण शिल्प के विषय में, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और यह पुरुष का एक मस्तक है, जो योगी मूर्ति की तरह कारीगरी इसमें नहीं मिलती। दूसरी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है वह सफेद पत्थर में 10 इंच की ऊंची एक संयुक्त पशु मूर्ति है, जिसमें शरीर भेड़ का बना हुआ है।
मस्तक सूंडदार हाथी का है। इसी मूर्ति का भी कोई धार्मिक महत्व होगा, तभी ऐसा बनाया गया। वहीं हड़प्पा की जो पाषाण मूर्तियां हैं वो विकसित रूप की परिचायक है। यहाँ मोहनजोदड़ो से भी श्रेष्ठ स्तर की मिलती है। हड़प्पा की जो पत्थर मूर्तियां हैं इसमें दो सिर रहित मानव मिले। दोनों ही मूर्तियों के पैर तथा मस्तक टूटे हुए प्राप्त हुए हैं, जिसमें से पहली मूर्ति लाल बलुआ पत्थर में बनी जो धड़ तक ही बची है। शेष मूर्ति नग्न अवस्था में है और इसके हाथ, सिर और पैर खंडित हैं लेकिन अलग से जोड़े गए हैं। शरीर में मांसपेशियों की बनावट बहुत स्थूल बनाई गई है। मूर्ति की उभरी हुई नसें प्रौढ़ता की परिचायक है। इसमें चिकनापन है, सौंदर्य है। इस प्रतिमा को कुछ विद्वान जैन मूर्ति भी मानते हैं, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल इसे महानंद देवता की मूर्ति बताते हैं। अब बात करते हैं हड़प्पा से प्राप्त दूसरी मूर्ति की, जो स्लेटी पत्थर में बनी है। इस मूर्ति के जो है यह मूर्ति खंडित है और इस मूर्ति के हाथ, गर्दन, स्कंद, सिर को अलग से जोड़ा गया है। इसके टूटे हुए अंगों को एकत्रित करने से उत्तम कोटि की मूर्ति का निर्माण हुआ। मूर्ति का दाहिना पैर धरती पर स्थित है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊपर उठे हुए है। कमर के ऊपर से शरीर का भाग बाईं ओर घुमा हुआ है और दोनों हाथ भी बाईं ओर फैला हुआ है। यह ललित मुद्रा की मूर्ति है जो नारी सुलभ कोमलता से परिपूर्ण है। डॉक्टर अग्रवाल इस मूर्ति को अथर्ववेद में वर्णित एक महाअग्नि देवता, हाँ, महाअग्नि देवता के रूप में इनको मानते हैं, जो विश्व की प्रकृति स्वरूप में शाश्वती देवी या मातृ देवी की सूचक है। अब हम बात करते हैं धातु मूर्तियों के बारे में। धातु मूर्तियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त 10.5 सेंटीमीटर यानी 4.1/8 इंच की एक अत्यंत सुंदर भावपूर्ण मूर्ति की है, जो इस पैर का निचला भाग इसका भी क्षतिग्रस्त है। दाहिना हाथ कटियावलंबित है। वाम हस्त में कंधे से कलाई तक ढेर सारी चूड़ियां पहनी हुए हैं, जिसे वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपनी उस समय की भाषा में, साहित्यिक भाषा में इसे कटकावली कहा है। कटकावली है ना। यहाँ से यहाँ तक आपने तस्वीर में देखा होगा, ढेर सारी चूड़ियां हैं। दाएं हाथ में बाजूबंद है और कलाई में 2 चूड़ियां बनाई गई है। मूर्ति के केस घुंघराले और पीछे की ओर जूड़े बांधे हुए मिलते हैं। में छोटा सा हार, कमर में मेखला आभूषण है और प्राय सभी विद्यार्थियों ने इस मूर्ति की तस्वीर को देखा है। मूर्ति का बायां पैर थोड़ा सा आगे बढ़े हुए ऊपर की ओर उठा हुआ बनाया गया, जो संगीत और लय के साथ उठा हुआ प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि यह नृत्य मुद्रा में सरलता और स्वाभाविकता के कारण बनाया गया है। यह आश्चर्य जरूर करता है हमको कि भाई उस समय के लोग इतना संवेदनशील मूर्ति कैसे निर्माण कैसे करते थे। मैं अभी सब विद्यार्थियों से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आप अपनी उपस्थिति, जो लोग उपस्थित हुए हैं, थोड़ा चैट बॉक्स में लिखें यस, तो मुझे पता चलेगा आप लोग मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य कर लें। हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही लाइव लेक्चर प्रस्तुत करेंगे आपके रिक्वेस्ट पे। आपका रिक्वेस्ट आता रहेगा, हम लेक्चर देते रहेंगे। टॉपिक आप बताएंगे, लेक्चर हमारा होगा। हाँ, तो नृत्य की मूर्ति के अतिरिक्त जो मोहनजोदड़ो से विकास की एक अन्य स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई है, यह मूर्ति कलात्मक दृष्टिकोण से बहुत अच्छी नहीं है। तांबे की 2 अन्य मानव मूर्तियां भी मिली, पहली कमर पर हाथ रखे हुए और दूसरी हाथ ऊपर उठाए हुए। धातु मूर्तियों की जब हम बात करते हैं तो पकी हुई मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों के विषय में सिंधु घाटी सभ्यता की जो पकी मिट्टी की मूर्तियां हैं, इन पर लाल मिट्टी का लेप और कहीं कहीं चटक रंग भी लगाया गया मिलता है।
दो प्रकार की मिट्टी की बनाई हुई मूर्तियां मिलती है, जिसमें एक मूर्ति मनुष्यों की है और जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों आ सकते हैं। दूसरे प्रकार की मूर्ति में पशुओं की मूर्तियां प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से जो पुरुष मूर्ति मिली है उसमें लंबी नाक है, साफ ढूंढी है, लंबी कटावदार आंखें, चिपकाए हुए मुंह और पीछे की ओर अलग से ढलुआ माथा। कुछ मूर्तियों को छोड़कर सभी मूर्तियां नग्न रूप में मिली है। पुरुष मूर्तियों को सिंह युक्त भी बनाया गया है, जो आभूषण के तौर पे देखते हैं। और साधा इसके गठन से अनुमान लगाया जा सकता है कि इन मूर्तियों को बनाने वाले कारीगर ने बहुत विशेष रुचि नहीं ली थी। टेराकोटा मूर्तियों में नारी मूर्तियां अपेक्षाकृत आकर्षक बनाई गई। यह विभिन्न आभूषणों को पहनी हुई हैं। इनके मस्तक पर पंख के सदृश से फैला हुआ आवरण, कानों में गोलाकार कुंडल, कंठहार, छाती पर कई लड़ियों वाला हार, कटी पर मेखला और भुजाओं में बाजूबंद इत्यादि बनाए गए। कमर से घुटनों तक एक लंबा परिधान यानी वस्त्र भी बनाया गया है और घुटना के नीचे वाला भाग नग्न है। इन मूर्तियों की आंखें, स्तन, आभूषण आदि अलग से मिट्टी चिपकाकर बनाए गए। कुछ कुछ मूर्तियों में लाल रंग मांग में अलग से भरा हुआ मिला है, जिसे विद्वानों ने मातृदेवी या की मूर्तियों के रूप बताए हैं। कुछ स्त्री मूर्तियों में गोद में शिशु को लिए हुए दिखाया गया है। यह सब मातृत्व, बोध, वात्सल्यता इस सब की सूचक है। नारी मूर्तियों की अधिकतम संख्या से स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन में मातृका पूजन या मातृदेवी की पूजा का बहुत महत्व था और कल्याणकारिणी स्वरूप की यह परिचायक मानी जाती थी। अब मानव मूर्तियों से कहीं अधिक संख्या में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से पशुओं की मूर्तियां मिली, जो कला की दृष्टि से बहुत उत्तम है। कुबड़दार वृषभ की आकृति, अन्य पशुओं में हाथी, गैंडा, बंदर, भालू, खरगोश, भैंसा आदि हैं। इनकी बहुत संख्या है। पक्षियों में मोर, कबूतर, तोता, चील, गौरैया, ये सब टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त होती है। मूर्तियों के अतिरिक्त यहाँ पे इन पशुओं के साथ को लेते हुए खिलौने भी बने, जैसे बैलगाड़ी का है एक बहुत ही अच्छा संग्रहालय में रखा हुआ है। मूर्तियों के अतिरिक्त जो टेराकोटा के बर्तन भी यहाँ से बहुत आयत प्राप्त हुए, उनके टुकड़े। चित्रकला से संबंधित जो भी उदाहरण हैं वो हमें इन्हीं टेराकोटा मूर्तियों और बर्तनों के ऊपर की गई चित्रकारी से प्राप्त होती है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप लोग। सफेद रंग, लाल रंग, लाल, काले और सफेद रंगों के मिश्रण से ये आकृतियां को रंगा गया। अलंकरण के रूप में लाल या गुलाबी रंग के कुछ को लाल रंग से पोत कर उसके ऊपर सफेद रंग से या काली रेखाओं से चित्र बनाए गए, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, लहरदार रेखाएं, त्रिभुज, बकरा, हिरन, मोर, मछली, मुर्गा, सूर्य, तारागण, वनस्पति और वृक्षों में कहें तो नीम, केला, खजूर, और डिजाइन में ज्यामिति, आकार, जलचर, फूल, पत्ती, ये सब अभिरूप बनाए गए। मानव आकृतियों का अंकन बहुत ही कम मात्रा में होते हुए भी आकर्षक और रोचक है। कोई एक चित्र में मछुआरा जो है अपने कंधे पर 2 जालों की बैगी उठाए हुए चल रहा है। एक शिकारी हिरन का शिकार करते हुए बनाया गया, जिसके बाईं ओर एक कुत्ता भी शिकार को तत्पर है। सामने में एक पेड़ है और बकरे को काटने की दृष्टिकोण से भी वहाँ पे बनाया गया, जो लगता है कि भाई यहाँ बलि देने की स्थिति ना हो। बर्तन भांड के बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर खुदाई से प्राप्त हुए हैं। बर्तन भांडों में अनाज रखने के लिए बड़े कटीले, पानी के घड़े, सुराही, वर्तमान जो कटोरी, प्याला, गिलास, स्मशान घाट में यूज करने वाले पात्र, टोटीदार पुरवा, ये सब प्राप्त हुए। प्रायः चिकनी मिट्टी के प्रयोग से ये बर्तन बनाए गए थे, जिसे बनाने के बाद आग में पकाया गया। बर्तन चाक से बनाए हुए और हाथ से बनाए हुए दोनों प्रकार के मिलते हैं।
एक और बात बताऊं कि कांच की पॉलिश जिसे अर्दनवेयर कहते हैं, यानी मिट्टी का जो बर्तन होता है या जब कच्ची बना ली गई तो उसके बाद कांच के पाउडर का घोल बनाकर उसके ऊपर लेप करते थे। जब वो ड्राई हो जाए तो आग में साथ में पकाते थे। हीट से वो कांच की परत गल जाती थी और पूरे में एक चमक तैयार हो जाती है। इसे अर्दनवेयर कहते हैं। इसका भी प्रथमतः उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता में ही प्राप्त होता है। तो आप लोग ये जानिए, ये एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं कि सबसे पहले भारत में अर्दनवेयर के उदाहरण कहाँ मिलते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। और अब हम अब हम इसके आगे आपको सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त शिल्प कला के संदर्भ में बात करते हुए, यदि हम वहाँ से प्राप्त जो मोहरे हैं और ठिकरे की बात नहीं करें तो अधूरी रहेगी। तो वहाँ पे एक पशुपति अंकित जो है सबसे प्रसिद्ध मुद्रा रही है, आपने चित्र में देखा होगा। वह वहाँ की पूरी सामाजिक व्यवस्था को दर्शाता है। पशुओं पे आधारित जीवन व्यवस्था थी, इसका पूरा परिचायक है और मनुष्य को वहाँ पशुपति के रूप में देखा गया। पशुपति भगवान शंकर का रूप है। मोहनजोदड़ो से मिली पशुपति शिव की मोहर में त्रिमुखी शिव को एक चौकी पर पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। सिंधु सभ्यता से 1200 से अधिक मोहरें प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त कांचिली मिट्टी, गोमेद पत्थर और मिट्टी आदि के बनी मोहरें भी मिली है। मोहरों का आकार वर्गाकार, चौकोर, गोलाकार और बेलनाकार है। यह 1 इंच मोटी तक है। मोहरों में छेद करके गुंडी लगाई जाती थी जिससे धागे में बांध कर काम में लाया जाता था। मोहरों का आकार 2.1 सेंटीमीटर बाई 2.1 सेंटीमीटर लगभग था। 1 इंच मोटी, कलात्मक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट। कहीं कहीं सिंधु लिपि भी इन मोहरों पे लिखी हुई मिलती है। वृषभ, छोटे सिंह वाला नटवा बैल, एक श्रृंगी पशु, इन सब की आकृतियां भी मिलती है। 3 ब्याग वाले संयुक्त पशु का अंकन भी यहाँ की मोहरों में मिलता है। ताम्र धातु की मुद्राएं भी मिली है यहाँ पे, जिन विद्वानों ने जिसे ताबीज की संज्ञा दी है। मुद्राओं पर सिंधु लिपि भी अंकित है, यह भी मैं बताया। इन मोहरों की जो इन ताबीजों को भी मुद्राओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। ये और एक मुद्रा में मुझे याद आ रहा है, मैं बताऊं, एक पंक्ति बनी है जिसमें नीचे की ओर हथियार लिए हुए एक झुकी हुई आकृति है। सामने पीपल के वृक्ष के नीचे एक बकरा है। ये ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवी को प्रसन्न करने के लिए बलि देने की प्रथा का अंकन किया गया। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के इन स्थलों से विभिन्न प्रकार के हथियार भी प्राप्त हुए जो यूज किए जाते हैं। आभूषण मिले जो सोने, चांदी, मिट्टी और पत्थर के बने हैं। प्राप्त आभूषणों के मनकों पर भी उच्च कोटि के अलंकरण बनाए गए। आभूषण मेसोपोटामिया, ईरान, सुमेरिया, मिस्र और बेबीलोनिया की सभ्यता में भी ऐसे ही पाए गए हैं। सर जॉन मार्शल का कथन है कि यहाँ के साधारण नागरिक सुविधा और विलासिता का जिस मात्रा में उपयोग करते थे वह अन्य किसी स्थान में नहीं करते थे, यानी हम बहुत समुन्नत थे। इस प्रकार विद्यार्थियों, आपने सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी रूप का अध्ययन इस लेक्चर में किया। सार संक्षेप में मैंने आपको बताया जो आपके परीक्षा में सहयोगी होगा और आपका ज्ञानवर्धन भी हुआ होगा। तो धन्यवाद। आप लोग लाइक करिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को वो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।